बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कॉस्ट का क्वेश्चन नंबर 8 मॉक का डिस्कस करेंगे। हिमालय केमिकल्स लिमिटेड के नाम से ये भी डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन था। रिक्वायरमेंट से देख लेते हैं कि डिटरमिन विच ऑफ द टू ऑप्शंस वुड बी फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर HCL। तो हमने दो ऑप्शंस को एवेलुएट करना है और ब्रीफली डिस्क्राइब ईच अदर मैटर्स विच वुड कंसीडर इन डिसाइडिंग बिटवीन द टू ऑप्शंस। तो इसके अंदर कुछ लग रहा है कि थ्योरी के लिए कुछ अदर फैक्टर्स लिखने पड़ सकते हैं 2 नंबर में। तो आए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हिमालय केमिकल लिमिटेड मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल केमिकल एक्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। इट हैज टू प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट ए और बी, दो उसके प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स हैं। द ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज 42,000 लेबर आवर्स पर एनम। अब उसने हमें ऑपरेटिंग कैपेसिटी बता दी कि 42,000 लेबर आवर्स जो हैं एक डिपार्टमेंट की एक साल की ऑपरेटिंग कैपेसिटी है। द बजटेड ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द डिपार्टमेंट्स आर एज अंडर। ए और बी की जो हमारी बजटेड ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं वो नीचे गिवन है कि डायरेक्ट वेजेस पर आवर जो है वो गिवन है 120 और 90। फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर आवर है लेबर आवर की बेस पे 145 और 105। और एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स उसने हमें बता दिए हैं 1356 और 117। डायरेक्ट वेजेस आर पेड ऑन मंथली बेसिस इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन। अब ये वाली पॉइंट लाइन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि वेजेस जो हैं वो मंथली बेसिस पे पे हो रही हैं। तो यहाँ पे हमसे पता लगता है कि वो रेलिवेंट नहीं होंगी इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन है तो वो रेलिवेंट नहीं बनती। फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स हैव बीन वर्कड आउट टू एब्जॉर्ब ऑल बजटेड वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड बेस्ड ऑन 95% ऑपरेटिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। मतलब ऑल जो बजटेड और वेरिएबल ओवरहेड्स हैं उनका जो फैक्ट्री रेट्स है वो वर्कआउट किया गया है, जो कि बेस करें 95% ऑपरेटिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे। ठीक है। HCL एक्सपेक्ट्स अ डिक्रीज इन डिमांड इन एक्स। उसको लगता है कि डिमांड कम हो जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑपरेटिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज एस्टिमेटेड टू रिड्यूस टू 70%। तो जो हमारी ऑपरेटिंग कैपेसिटी थी वो रिड्यूस हो जाएगी, एस्टिमेट किया जा रहा है कि 70% पे। मतलब हमारी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि उसकी डिमांड कम हो रही है। Therefore, HCL is considering to introduce a new product WYE। तो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की वो बात कर रहा है, सोच रहा है कि जो बाकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी है हमारी जो कम होगी उसके अंदर एक नया प्रोडक्ट बनाया जा सके। अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिसर्च कैरिड आउट बाय द कंपनी, द एनुअल डिमांड फॉर WYE वुड वेरी अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइसेस एज शोन बिलो। मतलब कि वो सेल प्राइसेस की बेस पे जो है उसकी डिमांड जो है वो वेरी करती है। अब सेल प्राइस 190, 200 और 210 है और उस पे उसकी जो इन पे इनकी डिमांड होगी वो 190 पे 18,000, 200 पर यूनिट पे 15,000 और 210 पे 12,000 होगी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ WY is estimated at 30 per unit and direct labor hours are estimated 0.75 and 0.50 per unit for A and B। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की वो कॉस्ट बता रहा है। HCL also received an offer from third party who wants to acquire all spare capacity operating facilities on rent at an hourly rate of 140 and 100 for department A and B। तो अब यहाँ पे जो दूसरी ऑप्शन है उसकी बात कर रहा है कि पहले में उसको इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा है WYE की, और यहाँ पे कह रहा है कि उसको थर्ड पार्टी से एक ऑफर आई है कि जो स्पेयर उसकी ऑपरेटिंग फैसिलिटीज हैं उसको वो रेंट पे दे दे 140 और 100 ए और बी रिस्पेक्टिवली डिपार्टमेंट पे। थर्ड पार्टी वुड ब्रिंग इट्स ऑन रॉ मटेरियल बट वुड यूज उसकी लेबर और ओवरहेड फॉर विच नो एडिशनल अमाउंट टू बी पेड। तो आए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आए हम पहली वाली ऑप्शन की जो है वो बात करते हैं कि पहले हम अगर एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर जो है हम अपनी क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमें उस तरह से खर्चे वगैरह नहीं बताए तो हम जो है यूं कर सकते हैं कि हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो उसने गिवन की हुई है 190, 200 और 210 जो है डिमांड के मुताबिक। और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी है जो हमें गिवन की हुई है उसने क्वेश्चन के अंदर ही 30। अब वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट ए और बी के लिए हम वर्किंग नंबर 1 की तरफ जाते हैं। वो उसने कैसे कैसे की हुई है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट WYE डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में टोटल ओवरहेड्स जो हैं, टोटल ओवरहेड्स के अंदर आपको पता है फिक्स भी और वेरिएबल दोनों आ जाते हैं। 145 और 105 गिवन है। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स पर आर जो है वो हम उसमें से माइनस करके अपने वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आर निकाल लेंगे। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स पर आर किस तरह निकलेंगे, उसने क्वेश्चन के अंदर गिवन किए हुए हमें
1356 और 117 एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, और उसने बताया भी है कि ये जो है 95% ऑपरेटिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे है, और हमारे पास जो ये 42,000 है वो हमारी ऑपरेटिंग कैपेसिटी है टोटल 100% पे। तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आज से जो टोटल हमारे पास खर्चा है और जितने हमारे आवर्स थे उसके मुताबिक जितनी उसकी कैपेसिटी थी 42,000 95% पे, वो हमने अपना फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आर माइनस कर दिया। तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर निकल रही है वो वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर 111 और 77 है। अब डिपार्टमेंट वाइज जो है हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट भी उसने बताई हुई है कि डायरेक्ट लेबर आवर्स आर एस्टिमेटेड एट 0.75 एंड 0.50 पर यूनिट। तो 111 और 77 हमारे पास आवर्स पर यूनिट जो हैं वो गिवन किए थे उसने क्वेश्चन के अंदर, और रेट पर आर जो है हमने निकाल लिया था 0.75, और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये है, और डायरेक्ट लेबर आवर्स आर एस्टिमेटेड एट 0.75 एंड 0.50 आवर्स पर यूनिट फॉर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो हमने यहाँ से डिपार्टमेंट वाइज जो है वो कॉस्ट भी निकाल ली, इसकी वेरिएबल कॉस्ट ही आपको हर उसमें अंदर शामिल होती है। तो इस इन दोनों को हमने ऐड अप किया तो 121.75 जो है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब आपको पता है लेबर कॉस्ट इज नॉट रेलिवेंट बिकॉज इट इज पेड ऑन मंथली बेसिस, तो ये रेलिवेंट नहीं थी, हमने ऊपर बात की थी। इस लाइन से हमें पता लगा था डायरेक्ट वेजेस आर पेड ऑन अ मंथली बेसिस इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमने 121.75 जो है हमारी आ गई फिगर, उसमें से हमने सेलिंग प्राइस में से हमने अपनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, तो हमारे पास क्या आया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हमने निकाल लिया। अब आपको पता है टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमारे पास अब यूनिट्स हम निकालते हैं। अब डिमांड इन यूनिट्स जो है वो हमें गिवन थी 18, 15 और 12,000, लेकिन ऐसा है कि इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन एट लोअर ऑफ डिमांड और कैपेसिटी ऑफ 16,800 यूनिट्स वो हमने यहाँ से वर्कआउट किया है। वो इस वजह से कि हम अपनी कैपेसिटी और डिमांड देखेंगे, उसमें से जो चीज़ लोअर है उसी पे ही जो है वो हम हमारे जो है डिमांड है वो यूनिट्स है वही हम प्रोडक्शन कर सकते हैं ना। तो ये जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी की जो वर्किंग है वो है, और ये सेम जो वर्किंग है आप देखेंगे सर ने क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ था नोमान इंजीनियरिंग वाला, जिसके अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात की थी लोअर ऑफ निकालने के कि हम कितनी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितनी हमारी कैपेसिटी है। तो 42,000 जो थे वो हमारे पास जो टोटल लेबर आवर्स थे वो थे, और 30% जो थी हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी मौजूद थी। तो 12,600 घंटे थे वो हमारी कैपेसिटी थी। तो इस वर्किंग में हम देखेंगे कि हम अपनी 18,000 जो डिमांड है उसको हम कंपेयर करेंगे जितनी हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी कर सकते हैं, और जाहिर है फिर हम जो लोअर ऑफ है वही हम उस पर कर सकते हैं। अगर हम इसकी वर्किंग करना चाहें तो डिपार्टमेंट ए के अंदर 12,600 डिवाइडेड बाय 0.75 आवर्स पर यूनिट, और ये आवर्स हैं तो 16,800 यूनिट्स आएंगे, और बी के अंदर 12,600 डिवाइडेड बाय 0.5 आवर्स पर यूनिट, तो ये 25,200 आएंगे। तो जाहिर है इसमें से जो है वो लोअर ऑफ लेंगे हम, तो 16,800 यूनिट्स थे। अब वो कह रहा है कि डिपार्टमेंट बी एस कैपेसिटी ऑफ 12,600 आवर्स 42,000 मल्टीप्लाई 30% कैपेसिटी जो है, बट डिपार्टमेंट ए कैपेसिटी इज अ लिमिटिंग फैक्टर। तो आप अगर इसमें नुमान इंजीनियरिंग वर्क्स जो सर ने क्लास में करवाया था उसकी वर्किंग देखेंगे तो सेम उसी तरह की वर्किंग है कि ये लोअर ऑफ जो है वो हम ले रहे होते हैं। अब टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन किस तरह निकलेगा, ए इंटू सी, मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन और हमारे जो यूनिट्स निकले हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 लेवल पे जो है हमारी कंट्रीब्यूशन आ गई है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, दूसरी ऑप्शन जो है हमारी ऑप्शन बी जो है कि हम अपनी अगर रेंट आउट करते हैं स्पेयर कैपेसिटी को उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो रेंटिंग ऑफ स्पेयर ऑपरेटिंग आवर्स आपको पता है कि हमारे पास 30% जो है वो स्पेयर कैपेसिटी है, तो 12,600 है दोनों की। रेंटल इनकम पर आर 140 और 100 गिवन है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने वर्किंग नंबर 1 से निकाल ली है 111 और 77, आपने पहले भी हमने उसको डिस्कस कर लिया वर्किंग नंबर 1 में। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर आर निकल आता है हमारे पास, वो ये है। और टोटल कंट्रीब्यूशन 12,600 मल्टीप्लाई बाय 29 प्लस 3, हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन ये है। तो अब हमारे पास जो कंक्लूजन है उसमें क्या कहता है कि HCL शुड प्रोड्यूस 15,000 यूनिट्स ऑफ WYE having selling price of 200 per units which gives the highest contribution margin to the company।
मतलब किस लेवल पे, इस लेवल पे हमें सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो रही है, 15,000 यूनिट्स सेल करे, वो प्रोड्यूस करे, 15,000 यूनिट सेलिंग प्राइस हो उसकी 200 पर यूनिट की। तो इसकी ए रिक्वायरमेंट में इस तरह था ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था डिसीजन मेकिंग का। तो इसको ऐसे टैकल किया जा सकता था कि दो ऑप्शन थी और उसके अंदर वर्किंग मेन यही वाली थी कि हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी जो निकालनी थी, तो इसको आप गो थ्रू कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। सिमिलरली जो इसका अदर बी पार्ट था कि अदर मैटर टू बी कंसीडर इन डिसाइडिंग बिटवीन द टू ऑप्शंस, तो ये थ्योरी का क्वेश्चन था, हम पढ़ लेते हैं इसको। क्या कह रहे हैं कि रिस्क क्या हो सकता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट involves a risk that it may not be able to capture the market at the projected selling price। जो हम अपनी प्रोजेक्टेड सेलिंग प्राइस रखेंगे उसमें वो मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकेगा, तो ये एक रिस्क हो गया। ठीक है। इंटरफेरेंस एंड डिफिकल्टी विद द टेनेंट्स, इन केस ऑफ रेंटिंग आउट द विद द फैसिलिटीज द मैनेजमेंट मे हैव टू फेस डे टू डे डिस्प्यूट्स। आपको पता है रेंट के अंदर, रेंटिंग के अंदर डे टू डे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, इंटरफेरेंसेस होती हैं, वो भी मसले हो सकते हैं। और तीसरी बात वो कह रहा है कि टाइमली डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एसीएल में नॉट बी एबल टू डिसकंटिन्यू द अरेंजमेंट इन टाइम व्हेन द फैसिलिटीज आर नीडेड फॉर इट्स ओन यूज। तो ये 2 मार्क्स के अंदर हम कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह लिख सकते थे। तो होप्स आपको इसकी समझ लग गई होगी। यहाँ पे इसकी डिस्कशन को एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।